अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरपर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की जानिब से अमरीका के साथ जल्द मुआहदे के ऐलान को तमाम दुनिया में संजीदगी से देखा जा रहा है। इस बार मुआहदे का इम्कान इसलिए भी कवी है कि ईरान अमरीका डील के मरकज़ी सालिस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान अमरीका के माबैन अगले 24 घंटे के अंदर मुआहदे पर दस्तखत होने की नवीद सुनाई। लेकिन सदर ट्रंप के लम्हा बलम्हा बदलते मिजाज के हवाले से मोहतात रहने का मशवरा भी दिया जा रहा है। इसलिए ये कहेंगे देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन अ कप एंड अ लिप। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इराक़ची ने ईरान की एटमी ताकत पर अमरीका के मुतालिबात मुस्तरद करते हुए उन्हें नाकाबिल कबूल करार दिया। इराक़ची ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता मुआहिदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। रॉयटर्स का भी दावा है कि ईरान और अमरीका जंग बंदी मुआहिदे के इंतहाई करीब हैं, लेकिन बुनियादी इख्तलाफात अभी भी मौजूद हैं। अमरीका का ईरान से अफजूदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालिबा है, लेकिन ईरान अमरीकी मुतालिबा मुस्तरद कर रहा है। अमरीका चाहता है कि अबनाए हुर्मज़ जंग से पहले वाले हालात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाए, लेकिन ईरान आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है ताकि दुनिया की 20% एनर्जी लेकर जाने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल किया जा सके। इबहाम, इख्तलाफात और मुआहिदे के मुसव्वदे की दोनों जानिब से अलग अलग तशरीहात सालिसी कोशिशों की वो नाजुकड़ियाँ हैं जो इम्कानात से खदशात तक हकीकत की तलाश में हैं। तो इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब ने, और वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट फैज़ रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। जावेद साहब, अमेरिका और ईरान दोनों मुआहिदे के करीब होने के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर झड़पें भी जारी हैं। क्या हम ये समझे कि सीज़ फायर की डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है? क्योंकि पहले इसराइल जिस तरह सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है और अब अमरीका की जानिब से भी वही अमल किया जा रहा है। जी देखिए, सीज फायर तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि जब से हुआ है उसके बाद कुछ ना कुछ उसकी खिलाफ वर्जियां होती आई हैं। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही मुस्बत खबरें देख रहे हैं। मेरी कुछ बात भी हुई है बहुत जी जी। करीबी लोगों से जो कि इस प्रोसेस के करीब हैं, इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन में भी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इवन स्विट्जरलैंड में जहाँ पे ये तमाम बात की जा रही है, तो जी। ऑफ कोर्स कतर का भी इसमें बहुत कलीदी किरदार है। हम्म। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है आपके विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग भी हो जाएगी। आई मीन ऑब्वियसली ये पिछले 2 या 3 माह जो है हम सब के लिए एक तजब्जुब का सा समा रहा। पहले तो जंग के हालात थे, उसके बाद सीज फायर हुआ, फिर वायलेशंस होती रही, फिर आज सुना डील होने वाली है, कल सुना डील होने वाली है। मेरी नजर में पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको हम एक दफा दोबारा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम्म। डिस्पाइट दिस, मैं समझता हूं कि एक क्वॉगमायर जिसमें ये तमाम दुनिया उलझी हुई थी, पाकिस्तान के जो अहलकार हैं, बिलखुसूस हमारे फील्ड जी जी। मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है बड़ी मैं समझता हूं कि डिटर्मिनेशन के साथ इस प्रोसेस को डीरेल नहीं होने दिया। बहुत सारे स्पॉयलर्स भी थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये मामला जो था वो पेचीदा हो जाता था, फिर उसको सीधे रास्ते पर लाते थे, फिर वो उतर जाता था। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप जानती हैं, 3 या 4 जी दफा जी तेहरान बिल्कुल। खुद गए। और अब मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि काफी मतलब एफर्ट्स के बाद अब मुझे लगता ही है कि एक जामे जो है इसका हम्म। लाहे अमल भी तय पा चुका है और अब एग्रीमेंट के करीब है हम। लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहता चलूं कि अमेरिका मेरी नजर में, और हो सकता है कि शायद कुछ लोग मेरे से एग्री ना करें, अमेरिका की तरफ से तो ऑफ कोर्स जो पोजीशन थी वो पहले दिन से बिल्कुल क्लियर रही। उन्होंने जो भी 2-3 उनके अजाइम थे या जो भी उनके जंग शुरू करना और उसके बाद जो अपना हुर्मुज के हवाले से जो उनके हम्म। तहफुजात थे वो वक्तन फवक्तन हमारे सामने आते रहे। लेकिन ईरान की तरफ से भी हमने देखा कि कुछ मामलात में वो गोल पोस्ट को बदलते रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है अभी भी अगर आप देखें तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस्लामाबाद एग्रीमेंट, इस्लामाबाद एमओयू जो है वो बहुत करीब तर है और हम इसके जी करीब बिल्कुल। आने वाले हैं। मेरी हम्म। इंफॉर्मेशन के मुताबिक हो सकता है कि गर्ची साहब जो हैं वो शायद या तो अगर ऑलरेडी इस्लामाबाद में नहीं आए तो शायद आज उनकी यहाँ पे भी आमद मुतवक्को है। आई अच्छा। डोंट नो हम्म। वेदर मुझे ये शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल अब तो मैं कह चुका हूं। तो हो सकता है कि अब तीर इस तरह कमान से की कोई निकल चुका, अब आप बात। कह सकते हैं।
मतलब मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से आई है कि वो हो सकता है कि कुछ मामलात को तय करने के लिए वो इस्लामाबाद खुद भी आए। अच्छा। अब वो आते हैं या नहीं आते, ऑब्वियसली इसके बारे में तो मैं हतमी तौर पर नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरी हम्म। कुछ जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो अब तमाम जितने भी वो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो मेरी नज़र में पॉजिटिव हैं इस वक्त, और हम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ घंटों में, 24 घंटों में या उससे ज़्यादा हो सकता है, 1 या 2 दिन लग जाए, बिकॉज यहाँ पे जब ईरान और अमेरिका की बात आती है तो हम हम्म। कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करने के बारे में करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही पहले कह भी रहे हैं। दी हुई प्रिडिक्शंस दुनिया भर के जो बहुत ही जयद एनालिस्ट, हम हम्म। तो छोटे मोटे एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े जो वॉशिंगटन में और बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए एनालिस्ट्स हैं ग्लोबल लेवल कर, उनकी भी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही साबित नहीं हुई। तो ऑफ कोर्स अब हम इस चीज पर हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत करीब तर हैं उस एग्रीमेंट के, जिसके बारे में एक एलूसिव एग्रीमेंट जो कि हमेशा पिछले 3 महीने से कभी हो रहा था, फिर रुक जाता था, फिर हो रहा था, फिर रुक जाता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम उसके करीब हैं। आई होप कि दुनिया में भी और बिलखुसूस हमारे इस खित्ते में जो है वो स्टेबिलिटी का वो पेश खेमा साबित हो, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा तो उसके बाद मुज़ाकरात का एक और दौर जो है वो भी मुतवक्के है इस्लामाबाद में। तो प्रोसेस चलता रहेगा इंशाल्लाह, पीस बिल्कुल, एंड प्रोसेस तो स्टेबिलिटी रहे चलता इस खित्ते रहेगा में और तो इस ऑफ हवाले कोर्स। से दोनों जानिब से कहा भी जा रहा है कि ये सिर्फ मुज़ाकरात यहीं पे ख़त्म नहीं होंगे, इसके बाद भी एक दूसरा प्रोसेस भी मुज़ाकरात का होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा जावेद साहब। अच्छा फैज़ साहब, अमेरिका ईरान जो अब डील होने जा रही है, हम इसका बेसिक पॉइंट क्या कहें? जो ईरान का एटमी फुजला है उसको एटमी सलाहियत ख़त्म करने का अमरीकी जो मुतालबा है उसको कहें, या अबनाए हुर्मज़, किस मामले पर ज़्यादा ये डील हम कहें कि अंजाम तक पहुँचेगी? तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई बाकायदा माहिदा नहीं होने जा रहा है, ये एक फ्रेमवर्क तय किया जा रहा है, और उसको इसलिए एक याददाश्त के तौर पे, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम किन नुकात पर बात करेंगे और मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त जो भी डिटेल्स, थोड़ी जो बातें लीक हो रही हैं दोनों तीनों तरफ से, उससे लगता यही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है इस पूरे मामले का, वो आबनाए हुर्मुस का खुलना है, और अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो, और खुद जो ऑफिशियली ईरान ने उस स्ट्रेट को बंद किया हुआ है। तो पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसको पूरी तरह से खोला जाए नेविगेशन के लिए, और फिर उसके बाद जो दूसरे मामलात हैं, जिसमें कि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो अनफ्रीज किए जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो जो अगले जो 60 रोज में फिर एक मुख्तलिफ बातें, जिसमें कि न्यूक्लियर ऑप्शन है, एनरिच्ड यूरेनियम की बातचीत है, तो वो तय होंगी। तो फिलहाल तो ये एक याददाश्त के तौर पर है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है, जाहिर है कि खुसूसन पाकिस्तान की साइड से, कि पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में जिस साबित कदमी का और जिस शफाफियत का मुजाहरा किया है, वो एक ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी मिसाल है, एक नज़ीर है डिप्लोमेसी की तारीख में। और इसका एतराफ़ मैं नहीं कर रहा यहाँ बैठ के वाशिंगटन में, बल्कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खुद दोनों फ़रीक़ैन, यानी जो ईरान और अमरीका, दोनों ने बिल्कुल बाआवाज़ बुलंद, बग़ैर किसी पसोपेश के इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की कोशिशें। और ख़ुद आपने देखा कि जब इराक़ची साहब ने जो ट्वीट किया, तो उन्होंने बाकायदा उसको नाम दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जी जी तो बिल्कुल। इस ये बात तो खैर तय है कि, लेकिन अब ये देखिए इसमें कि असल बात जो है, वॉशिंगटन में ट्रम्प साहब तो बड़े बेकरार और बेचैन बैठे हुए हैं। कल उनकी यहाँ पर, आज सैटरडे है, कल संडे 14 जून उनकी 80वीं सालगिरह है। तो वो ये चाहते हैं कि एक सिंबॉलिकली स्पीकिंग उनको ये एक तोहफा मिले, और उसको एक न सिर्फ ये कि अपनी सालगिरह की सेलिब्रेशंस वो करें, बल्कि ये एक डील, या जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो भी उन्होंने करके दिखा दिया दुनिया को, और सीज फायर को मजीद आगे बढ़ाया है। लेकिन लगता यह है कि जो कुछ अभी, जो अगर कुछ पसोपेश और थोड़े से जज्बुज हैं, वो ईरानी क़यादत में आपको अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिसको खुद ट्रंप ने रीट्वीट किया,
जी। कि अगले 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हो जाएगी। लेकिन अभी जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है इरानियंस की, वो उनका ये बयान है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कल हो, बल्कि कुछ दिन लगेंगे। तो लगता ये है कि और ये कुछ बातें भी कही जा रही हैं, थोड़ी-सी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे और उनकी मीडिया पर कुछ एनालिस्ट और जो कुछ तबसराकार हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि हम ट्रम्प को उनके बर्थडे पर, उनकी सालगिरह पर ये तोहफ़ा नहीं देना चाहते, इसलिए हम कुछ डिले, ये भी एक फैक्टर है। बहरहाल इसको वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन बिल्कुल। खुद अराग़ची साहब ने भी अपने बयान में ये कहा था कि उनकी जो अपनी सुप्रीम काउंसिल है, जो एडवाइजरी काउंसिल जहाँ के ये फैसला हतमी फैसला होना है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टेक्स्ट को, जो कि इस वक़्त ज़ेर गौर है, उसको कुछ लोग अपोज़ कर रहे हैं और कुछ लोग इसके फ़ेवर में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अभी भी मुशावरत जारी है और उनका जो मुशावरती अमल है ईरानियों का, अगर आप जो पिछली तारीख़ देखें, ना सिर्फ़ ये कि रीसेंट तारीख़ बल्कि इससे भी पहले पीछे जाएँ, तो वो थोड़ा-सा एक दिक्कत आमेज़ है, थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लेता है। और फिर अभी ये भी तय नहीं है कि सुप्रीम लीडर जनाब मुज्तबा ख़ामनेई साहब ने भी क्या उसको बाकायदा अच्छा, मंज़ूर कर ये दिया है। आपने बहुत अहम बात तो कही है कि ईरान की तरफ से जो पसोपेश का मुज़ाहिरा भी किया जा रहा है और साथ में अभी भी एक कन्फर्म जो कहना चाहिए रवैया वो नहीं है ईरान की तरफ से। तो जावेद साहब, ईरान का जो कहना है कि यूरेनियम को कमज़ोर किया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं, फिर क्या ईरानी मौक़िफ़ को हम एक कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन समझें या ये कहें कि ये मुज़ाकरात में तातुल की बड़ी वजह है ये? देखिए, थैंक यू वेरी मच, अच्छा सवाल है आपका। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, अभी फैज़ साहब, मेरी तरफ से उनको सलाम, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली कुछ वालेकुम सलाम। ईरान की तरफ से अनसर्टेनिटी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और आयशा आपकी सवाल में भी मुझे कुछ ऐसा इंडिकेट हुआ। देखिए, लगता यूँ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब कभी भी डिप्लोमेसी की डिस्कशंस होती हैं या नेगोशिएशंस होती हैं, तो उसके दो मैं समझता हूँ मौक़िफ़ आपके सामने आते हैं। एक तो वो होता है जो कि आप डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, यानी उसको आप ये कह सकते हैं कि पोस्चरिंग होती है। आप अपनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके अवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो एक फ़ातेह हैं और हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से जाकर अपनी इस कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब आप नेगोशिएशन के टेबल पे आते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होती है। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट्स जिनका जिक्र फैज़ साहब ने भी किया और कुछ मीडिया में भी आ रही हैं, हमें उनको इस वक्त इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हकीकत है वो ये है कि मामलात सेटल हो चुके हैं। मतलब दे हैव ऑलरेडी एग्रीड ऑन इट। अब वो कहते हैं मुशावरत करनी है, रहबर से करनी है, सुप्रीम लीडर से करनी है, ठीक है, वो उनका हक है, वो कहें, जरूर करें। लेकिन ये तो कल, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल ये तमाम मामला तय होने के बाद, जब कतर का डेलीगेशन वहां पे था, जब ऑब्वियसली उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब थ्रेट किया था कि हम हमला करने वाले हैं, एक दफा उन्होंने किया भी, एक दो दफा बड़े स्ट्रॉन्ग अटैक्स हुए। उसके बाद हमने देखा कि कतर का डेलीगेशन भी गया, हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है वो दानिशमंदी के तौर पर जो है वो सेटल हुए। और अब मुझे लगता यह है कि फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट की जा रही हैं, और अगर कुछ घंटे ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो मुझे लगता यह है कि ये मामला अब सेटल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो मजीद इनके यूरेनियम का इशू है या आबना हुर्मुज का है, वो तमाम एड्रेस कर दिए गए हैं। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ आपको कि देखिए, ऑफ कोर्स एक बहुत ही मुश्किल वक्त था इस पूरे खित्ते के लिए, गल्फ के लिए भी, ईरान के लिए भी, हम सब के लिए जो इस खित्ते का हिस्सा हैं। यहाँ पे हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि डिस्पाइट लॉट ऑफ अटैक्स ऑन द गल्फ, बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया खलीजी ममालिक ने, एक स्ट्रेटेजिक बिल्कुल। पेशेंस जिन्होंने दिखाई, तहम्मुल का, दानिशमंदी का, कोई रिटेलिएट नहीं किया जिस तरह से वो कर सकते थे, उनके पास एबिलिटी भी थी, स्ट्रेंथ भी थी। लेकिन वो मामलात को ठंडा करने में उन्हें अपना किरदार अदा किया। कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से इस सारे मामले को देखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक्स हुए। तो अब बिल्कुल ये ठीक है। तमाम मामलात को हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, और हम लोग को देखना है कि इस खित्ते में अमन कैसे देरपा तौर पर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो काविशें हैं, मैं सेकंड करूंगा फैज साहब की बात को। मेरी बात होती है चाहे लंदन में हो, वॉशिंगटन में हो, यूरोपियन ब्रसल्स जो यूरोप का कैपिटल है वहां पे हो, खुद खलीजी ममालिक में हो। ऑफ कोर्स हम तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है जब आपके मुल्क की, आपके सफारतकारों की, आपकी काविशों की दुनिया भर में पजीराई की जा रही हो। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में मैं आपको बता सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, और मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा है, मैं देखता हूं इन तमाम प्रोसेस को बहुत करीब से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सफारती तारीख में हमारे लिए एक सुनहरी बाब के तौर पर है कि पाकिस्तान ने किस तरह से सिंसियरली
डिटरमिन्ड एफर्ट्स किए इस खित्ते में, बल्कि बिल्कुल पूरी बिल्कुल दुनिया में ठीक कह रहे हैं आप। क़याम अमन के लिए। जी, बिल्कुल और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी पूरी जो टीम इस सिलसिले का हिस्सा रही, मैं समझता हूँ कि उनकी काविशों को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस वक़्त ये मामला जो है सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, और अगर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, अब हम इंशाल्लाह पुरुमीद रहते हैं कि अब मज़ीद भी जो मामलात 1-2 रह गए हैं, उनको भी सेटल कर लिया जाएगा। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स ईरान भी ये समझता है और अमेरिका भी ये समझता है कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। बिल्कुल जंग के ठीक कहा ज़रिए आपने, हम और दोनों मुल्क ये मज़ीद समझते हैं और कोशिश दोनों की तरफ से बहरहाल की जा रही है कि ये जंगबंदी हो। पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश भी है और यकीनन बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का। फैज़ साहब, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप के बयानात को जो कि इस तमाम तर जंग के दौरान में उनकी तरफ से कभी सुबह में कुछ बयान आता था, शाम में कुछ बयान आता था, ये कहा जा रहा है कि जंग को हेडलाइन ट्रेडिंग की नई इस्तिलाह से मुतारिफ कराया है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हेडलाइन ट्रेडिंग क्या है और उनके इन बयानात से, जिस तरह सुबह में अगर पेट्रोल या डीजल या फिर क्रूड ऑयल इनकी कीमत ऊपर जाती थी तो शाम को नीचे आ जाती थी, ये क्या है इस्तिलाह? जी, आयशा देखिए, सबसे पहले तो हमारे एम्बेसडर जावेद मलिक साहब को मेरा वालेकुम सलाम, और इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर द स्क्रीन विद हिम। जो उन्होंने बातें की, इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान के हवाले से और ख़ुद उनका जो कि सिफारतकारी का खुद बराह रास्त तजुर्बा है, वो जानते हैं कि इसमें कितना एक जान जोखों का काम है कि इतने दो फरीक़ैन जो इतनी जिनमें तफावत और बहुत हो, जिनकी पोजीशंस में उनको करीब लाकर इस मरहले तक भी ले आना बगैर किसी बहुत बड़े वाक़े के, बगैर किसी मेजर ब्रेकडाउन के, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और इसको पूरी दुनिया सराह रही है। अब देखिए, अब जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, तो देखिए ट्रंप के मामले में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो कुछ उनको मसाइल हैं, कुछ वो अपनी बात कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, या बहुत कोई एरोगेंट आदमी है। लेकिन उनको अगर आप इस लिहाज से एनालाइज़ करेंगे उनकी बातों को, तो हम सही नतीजे पर पहुँच नहीं सकते। उनको ये देखें कि वो एक 2 बार सदर बने हुए हैं और बहुत कामयाबी से उन्होंने अपनी इस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ में, यानी कोई चूँ-चरा नहीं कर सकता। उनकी मर्ज़ी के बगैर कांग्रेस में एक पत्ता नहीं हिल रहा है, सेनेट में भी और ऐवान नुमाइंदगान में भी। तो वो एक बहुत ही होशियार और बहुत ही, ये समझ लीजिए कि ये ऐसे आदमी हैं कि जो पूरी तरह से सोच समझकर बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब और जावेद मलिक साहब, आप दोनों का। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि तीसरे बजट से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से चलेगा। वज़ीर आज़म ने इस दौरान महंगाई के जोर आवर थपेड़े बर्दाश्त करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उनके साथ साथ बजट की उन दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए जिनके तहत बच्चों के फार्मूला मिल्क, टेट्रा पैक, ज़रूरी अद्वियात समेत 36 अशिया महंगी कर दी गई हैं। 650 अरब के मजीद टैक्स इंतजामात भी किए। सवाल ये है कि आखिर बजट के नतीजे में हर साल कभी कम तो कभी ज़्यादा अशियाए ज़रूरिया महंगी क्यों हो जाती हैं? बजट का अफराते ज़र से क्या ताल्लुक है? क्या महंगाई के बढ़ते इशारिये और GST में इजाफे की वजह IMF है, या हुकूमती बदअमाली का नतीजा है, या रिवायती ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इसका जिम्मेदार है? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म ने ये दावा किया है कि तीसरे बजट के बाद मईशत का पहिया पूरी ताकत से घूमेगा। ऐसा क्या है इस बजट में कि वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अब मईशत का पहिया पूरी ताकत से घूमेगा? देखिए, अगर आप पिछले कई दिहाइयों से देखें तो जब भी कोई हुकूमत आती है, IMF से कर्जा लेती है और कुछ अरसे के बाद ये दावा करती है कि जो मईशत हमने बहाल कर दिया, अब मईशत तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। आपको याद होगा, इन्होंने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी नाम दिया था। जी जी। इससे पहले जो था फौजी हुकूमत ने भी यही किया, पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, तहरीक इंसाफ ने भी यही किया। तो ये तो सियासी बात है ना, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। जब वो खुद ये कहते हैं कि मईशत की शरह नमू 4% रहेगी अगले साल, खुद ही कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब ये तो होगी तो नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1980 से 2022 तक ये जो 42 साल है, इसमें पाकिस्तान की औसत सालाना शरह नमू 4.7% थी। ये आपके नुस्खे से भी आपने कम कर दी। महंगाई जो है वो 8.5% खुद ही कह रहे हैं कि होगी, लेकिन मेरा ख्याल ये कि 12-13% होगी। सवाल बुनियादी पैदा ये हो रहा है कि आपके मसला ये सिर्फ मईशत का या आवाम का नहीं रहा, बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ के नतीजे में ये जो बजट आया है,
इसकी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अगर मैं अच्छा। जिम्मेदारी से ये कहूँ, हम्म। एक बेमिसाल जगलरी दिखाई गई है, जादूगरी दिखाई गई है, और इसमें वफाक और सूबे, खास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल शामिल हैं, और इससे पाकिस्तान की मईशत पर जो तबाहकुन असरात में आएंगे ये बिल्कुल वाजे हैं। मैं पहले आपको बता दूं ये दावा मैं क्यों कर रहा हूँ जी जी। कि बेमिसाल अकाउंटिंग जगलरी जादूगरी की गई है अवाम के साथ। देखिए, सूबे ये कहते हैं, खुद कहते हैं ना कि जी एनएफसी अवार्ड के तहत हमें पूरी रकम नहीं मिलती, शिकायत करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस बजट में सूबों ने वफाक के साथ गठजोड़ करके ये कहा कि जी हम 1800 अरब रुपया जो हम सूबों से वफाक से मिलेगा, जो पहले ही कम है, जिसकी वजह से वो तालीम और सेहत का बजट कम करते हैं, उन्होंने ये कहा जी हम 1800 अरब रुपया आपको वापस कर देंगे, या आप रख लीजिए जी जी। ताकि बजट खसारा कम हो। तो 1800 अरब कोई मामूली रकम नहीं, इतनी बड़ी बिल्कुल रकम बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख में नहीं दी गई। ये एनएफसी अवार्ड के भी रूह के खिलाफ है, 18वीं तरमीम के भी खिलाफ है। ये गठजोड़ हो गया। तहरीक इंसाफ भी इस गठजोड़ में शामिल है। मगर एक और हुआ पेट्रोलियम लेवी भत्ता, इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता, ये वफाक रखती है। तो उन्होंने जीएसटी कम किया है पेट्रोलियम लेवी पर, और कोई 1700 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी का हदफ रख लिया। तो अब आप ये खुद सोचे, कौम सोचे कि 3500 अरब रुपए ये जो वफाक को मिले, एडिशनल मिले, फाजिल मिले, इससे मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होगी, तालीम का बजट कम होगा, सेहत का बजट कम होगा, तरक्याती अखराजात में कटौती होगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी और गुर्बत बढ़ेगी। ये सब जो हुआ है तो उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई 3500 अरब की रकम कोई मामूली रकम नहीं है जो 78 साल में कभी नहीं की गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुआवजा भी है, ये इसलिए है कि आपने ये 35 अरब तो ले लिए, लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि जनाब देखिए हमने आईएमएफ की शर्त पूरी कर दी, 2% ऑफ प्राइमरी सरप्लस की। जी जी। टैक्सों का हदफ भी जो आईएमएफ ने कहा था हमने रख लिया। खुद ही कह रहे हैं ना, हमने सरतकारों को भी बरात दे दी, हमने ताजरों को भी बरात दे दी, हमने बरामद कुनंदगान को भी बरात दे दी, हमने प्रॉपर्टी खरीद और फरोख्त करने वालों को भी बरात दे दी, हमने तनख्वाहदार तबकों को भी बरात दे दी। आपने सबको बरात दे जी दी, जी बिल्कुल। आईएमएफ को भी खुश कर दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, आप अखराजात में कटौती नहीं कर रहे, तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा? है ना, या तो आप कहें जी मैंने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा लिए, टैक्स की चोरी रोकी, वो तो आप नहीं कर रहे, अखराजात भी कम नहीं कर रहे। ये वो 3500 अरब का ये जो झटका है, इसके इतने तबाहकुन असरात होंगे। वो क्या क्या होंगे मैं पहले आपको गिनवा दूं। नंबर 1, जो पहले ये दावा था कि हम ये आखिरी प्रोग्राम होगा, अब मैं पहले भी कह रहा था, मगर अब मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, हम आईएमएफ के पास फिर जाएंगे जो इक्तिसादी खुदकशी होगी, क्योंकि ये 1988 से अब तक 16 प्रोग्राम हो चुके थे, सब नाकाम थे, अभी 17वीं की तरफ फैसला हो गया। दूसरा जो मैं आपको बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूँ कि जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम था जिसका बहुत शोर हुआ था, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, उसको उठा के हमने फेंक दिया। उसमें तो लिखा था कि हम 6% सालाना से गिरो करेंगे, तो आपने तो अगले साल का हदफ ही 4% रखा, तो 6% कहाँ चला गया? फिर उसमें तो ये भी था कि जनाब हम एक्सपोर्ट का बजट जो है वो 60 अरब पे ले जाएंगे, तो एक्सपोर्ट का तो आपने बढ़ाना ही नहीं है, तो वो भी खत्म कर दिया आपने। तीसरी बात ये थी कि एक आईनी तरमीम आई थी जिसमें ये कहा गया था 2027 तक सूद का खात्मा हो जाएगा, वो अब नामुमकिन हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी सूद पर चल रही है, और अब इस्लामी बैंकारी जो भी है वो सूद के नक्शे पर है। बाकी बैंकों को भी कहेंगे कि आप सूद के नक्शे पर शाहिद साहब, आप ये तमाम जो मामलात उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं, लेकिन एक और तल्ख हकीकत भी है, वो हुकूमत का ईरान जंग को अपने लिए मौका समझना है, क्योंकि आलमी पेट्रोल कीमतों में इजाफे को बहाना बनाकर टैक्स शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए पेट्रोलियम लीवी में 50 रुपए से ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया। इसे हम हुकूमत की चालबाजी कहें या फिर इसको रियासत की मजबूरी समझें? ये कौम के जख्मों पर नमक इसलिए छिड़का है कि हुकूमत ये हुकूमत नहीं, सूबाई हुकूमतें भी, तीनों पार्टियां, ये सब माजी में अगर देखें आप तो वो ये समझते हैं कि उनको अगर इख्तिदार में आना है, इख्तिदार को बरकरार रखना है, तो उनको आवाम की मदद नहीं चाहिए। एक अमेरिका की और आईएमएफ की मदद चाहिए, एक पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स हैं, ताकतवर तबके हैं जो हमेशा इलेक्शन जीत जाते हैं, किसी भी पार्टी पर आए, वो उनकी खुशनुदी है। उसमें वडेरे भी हैं, ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, टैक्स चोरी करने वाले भी हैं,
कौमी दौलत लूटने वाले भी हैं, उनकी मदद से आया जाता है। बिल्कुल। और ये मैंने कहा था मुल्की और अशराफिया का गठजोड़ है। इसमें फिर स्टेट बैंक भी शामिल है, उसमें नेपरा भी शामिल है, उसमें एससीसीपी भी शामिल है, स्टेट बैंक भी शामिल है, और उसमें जो है ना बैंक्स का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान की, इसलिए मैं ये जुमला कह सकता हूँ कि मैं आज की तारीख में पाकिस्तान का सीनियर तरीन चंद बैंकर जो है उसमें मेरा शुमार है। जी और जी। मैंने यूरोप में और अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में बहुत सीनियर पोजीशन पे बैंकिंग की है। हम्म। जो कुछ बैंकों ने किया है, अगर दुनिया में कोई एक मिसाल पेश कर दें मईशत को तबाह करने के लिए, उन्होंने क्या किया कि 34,000 अरब रुपया, माफी चाहूंगा 39,000 अरब रुपया गवर्नमेंट को दे दिए, जो उनका काम नहीं था। जी। और 14,000 अरब रुपए 25 करोड़ की आबादी को दिए, कर्जे, ताजिर, सनतों के लिए, तिजारत के लिए, बरामद कुनंदगान के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, किसान के लिए 14,600 और 39,000 गवर्नमेंट के। कोई दुनिया में मिसाल अगर एक पेश कर दें इतना बड़ा फर्क की कि आप जब कर्जे नहीं देंगे तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी। गवर्नमेंट को उन्होंने इसलिए दिए, वो कहते हैं जनाब आप टैक्सों की चोरी क्यों रोकना चाहते हैं, आप अखराजात कम क्यों करना चाहते हैं, आप करें जनाब, जो हम पूरा कर देते हैं। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता। एक मिसाल किसी एक दे दें तो मैं मान जाऊंगा बात। एक तो ये किया उन्होंने, दूसरा एक बड़ा कमाल किया। देखिए मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, सूदी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामी बैंकों ने तो तबाह बर्बादी की है वो अलग है। सूदी बैंकों ने ये किया कि अगर आपको याद होगा कि जो खाते हैं नफा नुकसान में शिरकत के ऊपर, मई 2023 में 100 रुपए पर मुनाफा दिया था 20.5%। 100 रुपए पर 20 रुपए 50 पैसे का मुनाफा। कानून क्या है कि नफा नुकसान में शिरकत, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 46A 4 और 40A, उसमें कहा है स्टेट बैंक की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि खातेदारों को मुनाफे में शरीक करें। करोड़ों लोग हैं, इन्होंने वो 20.5 दिया था, बैंकों का मुनाफा बढ़ गया, उन्होंने उसको शरह कर दी 10% मुनाफे की। तो ये जो लाखों लोग थे उनसे कई हजार अरब रुपया आपने वापस ले लिया कानून तोड़ के, ये उनको मिल गए। अब उन्होंने कहा जी ये पैसे आ गए, हम हुकूमत को एक्स्ट्रा टैक्स दे देते हैं, हम अपने पैसे बाहर भेज देंगे, क्योंकि आपकी जो बड़ी बड़ी बैंक है मोस्टली वो फॉरेनर्स के हाथ में पहले तो नहीं थी। हम जब पाकिस्तान में बैंकिंग करते थे कायद आजम के जमाने से और बाद तक, तो फॉरेन बैंक्स को इजाजत नहीं थी कि 3 से ज्यादा ब्रांचेस खोलें। अब आपकी जो टॉप की बैंक्स हैं, अभी बैंक भी फॉरेनरों के हाथ में है, फेडरल बैंक की फॉरेनर्स के हाथ में है। तो ये आप चाहते क्या है? ये तो पूरी मैशत आपने गर्दन दूसरों के हाथ में दे दी। और अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज बुनियादो मरसूस की जब बात की गई थी तो मैंने 2021 में ये कहा था कि ये दहशतगर्दी की जंग का दौर है फैसला कुन। इसमें पहला हदफ है इसराइल को नक्शे में रंग भरना, उसके बाद ईरान को नुकसान पहुंचाना, उम्मत मुस्लिमा को, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कराना। ये मैंने 2021 में लिखा था। ये चारों हो गई सही। अगली मैंने कहा था कि जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर अगला हदफ होगा पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। कोयटा में तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली डॉक्टर महानूर हो या गैर कानूनी एबॉर्शन के दौरान जान से गुजर जाने वाली लाहौर की 18 साल घरेलू मुलाजमा आयशा हो, या फिर झंग की 17 साल इशाल फातिमा, तीनों का जुर्म एक ही है, और ये कि वो तीनों औरतें हैं। ना ये कहानी पुरानी है, ना इस बार असबाब कुछ नए हैं। ये पाकिस्तान की 80 साल तारीख का नोहा है। ये पाकिस्तान की आधी आबादी पर मुश्तमिल ख़वातीन के साथ सिनफी बुनियादों पर रवा रखे जाने वाले मजालिम की अनकही कहानी है। और इस कहानी का अफसोसनाक पहलू उन मजालिम में मुसलसल होने वाला इजाफा है। ख़वातीन पर बढ़ते मजालिम, रवा रखी जाने वाली बर्बरियत और हुकूक से महरूम रखने की वजह क्या है और जिम्मेदार कौन, इस पर बात करेंगे समाजी कारकुन डॉक्टर अमीना मसूद जंजुआ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीना आपके वक्त का। सिर्फ जून के महीने में हमने देखा कि ख़वातीन के साथ जुल्म बर्बरियत के 3 वाक़यात पेश आए। कोयटा की डॉक्टर महानूर हो, लाहौर की आयशा, या फिर कराची में भी एक खातून के साथ वाक़या पेश आया। ख़वातीन के साथ इस तरह के मामलात में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है, और ये मसला क्या हमारी सोसाइटी का है या बाहर के मुल्कों में भी इस तरह के मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया आयशा, मुझे इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और इसके ऊपर हम बहुत देर में जागते हैं। जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम लोगों को एकदम हंगामी बुनियादों पे हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं और कानून भी बनाते हैं जल्दी जल्दी हेस्ट में,
और फिर सर्वे भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में ये ज्यादा हो रहा है या गैर मुल्कों में ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये माशरे में ये चला आ रहा है और बतदरीज इस साल 25% वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज्यादा है। हम्म। इससे ये पता चल रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा खवातीन फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस हो गई, रेप हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एसिड अटैक हो गए, घरेलू मुलाजमाओं के साथ जी तशद्दुद जी हो बिल्कुल। गया, किडनैपिंग, ऑनर किलिंग, ये बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो इस माशरे में इसके कदगन लगाने के लिए, इसको स्टॉप लगाने के लिए बहुत बड़ी कैंपेन की जरूरत है, अवेयरनेस कैंपेन। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कूल की एज से तालीम, और इसके जो क्यों हो रहा है ये इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि देखिए मोबाइल, हर के हाथ में मोबाइल है और उसमें वो हर तरह की चीजें देख रहे हैं। अजीब तरह के लोगों के ऊपर वहशत सवार होती है। यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में रह रही हैं उनकी पोर्नोग्राफिक वीडियोस बना ली जाती हैं और सालों तक वो बेचारी चुप रहती हैं, फिर आखिरकार उनको कि पंखे में लटकती हुई लाश मिल जाती है और कहा जाता है कि ये सुइसाइड हुई है। तो ये बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे, अभी भी हम लोग अच्छा नहीं डॉक्टर आमना, एक ऐसे रिपोर्ट भी इक़दामात अभी आई है, करेंगे तो फिर क्या? एक अभी जो हालिया दिनों में जो वाकयात आगे पीछे सामने आए हैं उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई है कि गुज़श्ता 3 से 4 साल में ख़वातीन के साथ जो इस तरह के मामलात पेश आए, चाहे वो गैरत के नाम पर कत्ल कर देना या फिर किसी न किसी और मामले की वजह से ख़वातीन का कत्ल, उसकी शरह में इजाफा हुआ है। तो आप जो बात कह रही हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल इसकी वजह ज़्यादा है, क्या हम सिर्फ इसको मोबाइल से ब्लेम करें, मोबाइल को इस पर ब्लेम करें, या फिर ये कहें कि हमारी सोसाइटी में वो तरबियत के मेयार में भी कमी रह गई है? जी बिल्कुल, देखिए माँ बाप आजकल अक्सर बिजी होते हैं, गाफिल होते हैं, टीनेजर्स बच्चे हैं, या जो जब टाइम होता है जिस वक्त उनको बहुत ज्यादा माँ बाप का वो चाहिए होता है, उनकी नजर चाहिए होती है, वो उस वक्त उनके सर पे मौजूद नहीं होते या वो ध्यान नहीं दे रहे होते और वो बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहे होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है बल्कि माँ बाप की तरबियत में, उस्तादों की तरबियत में, स्कूल की जो एक अपब्रिंगिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, उन सब में इंतहाई कमी है, पूरे मुआशरे में कमी है। और देखिए जितना भी हम इस्लाम से दूर होते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोग बिल्कुल। प्रोन होंगे। इस्लाम ने देखिए कितनी इज्जत दी है खवातीन को। माँ को देखें कि 3 गुना ज्यादा दर्जा बाप से दिया गया है, बहैसियत बीवी कितना इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया, बहैसियत बेटी। उस वक्त तो वो ऐसा वैशी माशरा था कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और बिल्कुल। इस्लाम ने इतना हिस्सा उसका मुकर्रर करवाया। और आज भी विरासत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि इस्लामी जमहूरी मुल्क है, खवातीन को उनका विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो ये जो चीजें हैं जो कि अगर हम जितना इस्लाम से दूर होते जाएंगे उतना ही वायलेंस बढ़ता जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के साथ क्या सलूक रखा था। अब देखें जितना भी ये जो 60% वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान में, ये उनके घरों से शुरू हो रहा है। उनके अपने इर्द गिर्द के लोग, उनके शौहर, उनके बाप, उनके घर वाले। देखिए ऑनर किलिंग्स में उनका भाई है जो शिफा यूसुफजई को मार रहा है, जी जी कंदील बिल्कुल। बलोच को जो मार रहा है, कौन मार रहा है? उसके भाई मार रहा है, उसका बाप मार रहा है, उसकी माँ मार रही है। अच्छा, यानी अपने आपकी रिश्तेदारों में ही इस बात पे एक और खवातीन सवाल भी है डॉक्टर नहीं। आमना कि गुज़श्ता कुछ सालों में जो टिकटॉकर हैं खवातीन, उनके जो कत्ल का रेशियो वो ज़्यादा बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या जो टिकटॉकर खवातीन हैं वो ऐसे मर्द हजरात के लिए आसान हदफ होती हैं? बिल्कुल आसान हदफ होती हैं। और देखिए ना अब किसी के पास कोई गार्ड्स तो नहीं है 24/7। कोई लड़कियां हैं उनकी अपनी एक लाइफ गुजार रही हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई इस तरह आके हमें मारेगा और हमारे घर में घुस जाएगा, कमरे में घुस जाएगा।
तो सना यूसुफजई के तो जी घर जी। में वो घुस गया और उसने मतलब उसको मारा। बिल्कुल। आप खुद सोचिए ना, तो मतलब नॉर्मल लोगों के पास कौन से प्रोटोकॉल होती है या कौन से गार्ड्स होते हैं। तो ये बहुत वल्नरेबल हैं खवातीन। और मतलब अब ये तो हद तो यहाँ तक पहुंच गई है कि जब मुजाहरे के लिए निकलते हैं या खवातीन के हुकूक के लिए खवातीन आती हैं सामने। कराची में एक लॉन्ग मार्च निकाल रही थी जिसमें शीमा किरमानी भी थी, जो जी कि जी जी हमारी बिल्कुल। बहुत बड़ी एक हमारी उसके उनको तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। वो इतनी एक औरतों की वो एक बहुत बड़ी चैंपियन है औरतों के हकूक की। तो उनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, जी जी। उनको गाड़ी से उतरने नहीं दिया, वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया। हम्म तो ना सिर्फ ये कि हमारे सोसाइटी में खवातीन की इज्जत और खवातीन का जो भी सब कुछ गैर महफूज है, बल्कि वो लोग जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी गैर महफूज है। हम्म उनको आवाज भी उठाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, यानी कोई आवाज भी ना उठाए। हम्म तो दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग अच्छा कि एक तबके को देखा जाए तो खवातीन के सोसाइटी में तो उनको देख के ये कहा जाता है कि आपके साथ तो इस तरह के कोई मसाइल पेश नहीं है तो फिर आप क्यों इन मामलात के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो इन मसाइल का शिकार है। अब जैसे सना यूसुफ का आप हवाला दे रही थी, वो बहुत अच्छी फैमिली की लड़की थी और इसके अलावा बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे ख़ानदानों की हैं जो कि इस तरह के जुल्म का शिकार हुई हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी नहीं है कि अच्छी फैमिली की लड़कियों को इस तरह के मसाइल का शिकार नहीं होना पड़ता, सिर्फ जो निचला तबका है उसकी खवातीन इस तरह के मसाइल का शिकार हो रही हैं। ये तो दोनों जो तबके हैं उसकी खवातीन को ये मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ रहा है। देखें नूर मुकद्दम को आप याद रखें जी कि जी नूर बिल्कुल। मुकद्दम शी इज वन ऑफ दोज जिससे कि ज्यादा जुल्म मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी औरत के साथ नहीं हुआ। कि शी वॉज बिहेडेड, उसका सर कलम कर दिया, यानी उस पे पूरा 3 दिन वो जो जहीर जाफर बिल्कुल वहशी इंसान, उनको 3 दिन अपने कस्टडी में रख के उसको जुल्म करता रहा, उसके आजा काटता रहा और फाइनली उसने उसका गला काट दिया। आप खुद सोचें, और इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इलीट फैमिली में हो रहा है और किसी को नहीं पता, किसी के गार्ड्स उनको नहीं बता रहे, उनके माँ बाप उस घर में मौजूद थे, उन्होंने नहीं किसी को पता चलने दिया। तो इतना बयान, ये कल्चर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। जो ट्राइबल्स हैं वो भी अपनी पसंद की शादी नहीं करने देते, क्या जबकि इस्लाम ये हक दे रहा है कि आप अब लड़की जब आकिल बालिग होती है तो वो अपनी पसंद से शादी कर सकती है। ठीक है। मगर हमारा कल्चर इजाजत नहीं दे रहा, हमारे सोशल नॉर्म्स इजाजत नहीं रही, हमारी पेट्रार्की इजाजत नहीं दे रही, ट्राइबल्स यानी इजाजत नहीं दे हम रहे इसका लड़की को। ये नतीजा निकालें कि हमारे सोशल नॉर्म्स या हमारी सोसाइटी और हमारे मजहब के दरमियान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसके मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं वो मजहब के को फॉलो नहीं कर पा रहा और उस वजह से ये मसाइल सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह।